नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, तारीख है आज 25 जनवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं द हिंदू के पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करता हूं। ऊपर आपको दिख रहा होगा visionis.net लिखा हुआ है। तो अगर आप जाएंगे इस वेबसाइट पे visionis.net पे, तो आपको वहाँ पे द हिंदू के पीडीएफ मिल जाएंगे। और ये एड फ्री वर्जन होते हैं, तो इनकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल सुबह चाहिए 2 बजे या सुबह 3 बजे चाहिए पीडीएफ, तो एक शशि ठाकुर का ग्रुप है फेसबुक पे। तो उस शशि ठाकुर के ग्रुप में आप जा करके उससे जुड़ सकते हैं। शशि डी ठाकुर नाम से है। तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सुबह ये अखबार मिल जाएंगे। हालांकि वहाँ पे फुल वर्जन मिलेगा जो 20, 25, 30 MB का होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली खबर ये है कि सेंटर सीक्स टू विड्रॉ इट्स जल्लीकट्टू नोटिफिकेशन, यानी कि केंद्र सरकार ने अपने जल्लीकट्टू के अधिसूचना को वापस लेने की बात कही है। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि आपको पता होगा कि पिछले साल 7 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने जल्लीकट्टू को अलाउ करने के लिए, अनुमति देने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। अब चूंकि हुआ क्या था कि अब तमिलनाडु ने खुद ही जल्लीकट्टू पे एक विधेयक को पास करके कानून बना दिया है। तो ऐसे में उस अधिसूचना की कोई आवश्यकता तो है नहीं। तो अब जब उस अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है, तो फिर केंद्र सरकार चाहती नहीं कि उस पर जो कोई मामला लटका हुआ है कोर्ट में वो ज़्यादा दिन चले। तो जब अधिसूचना अपने वापस हो जाएगी तो कोर्ट का केस भी अपने आप ही एक तरीके से समाप्त हो जाएगा। हालांकि जो नया केस आगे चल के खड़ा होगा, मैं बताऊं, वो होगा जो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था, तो उसको संशोधन को लेकर के आगे चल के फिर से एक नया केस खड़ा हो सकता है। पेटा उसका तो निश्चित तौर पे विरोध करेगा, लेकिन देखिए अब केंद्र सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है। अगली खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली टू पुट ऑफ बीसीसीआई पैनल अपॉइंटमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया है जिसमें कि मुकुल रोहतगी ने ये कहा था कि बीसीसीआई पैनलों ने जो नियुक्ति की है तो उसको रोका जाए, और ये जो पैनल है इसको खुद भी रोका जाए। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कम से कम 2 हफ्तों के लिए तो इसकी जो नियुक्तियां हैं उन पर स्टे लगाया जाना चाहिए। देखिए, आपको पता होगा कि इस समय क्या है कि बीसीसीआई जो है तो पूरी तरीके से उसको लोढ़ा कमेटी नियंत्रित कर रही है। तो लोढ़ा कमेटी ने अपनी तरफ से ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई थी, एक अपनी तरफ से प्रशासनिक समिति बना दी थी, और उसी प्रशासनिक समिति के द्वारा अब बीसीसीआई के अधिकारियों का चयन किया जा रहा था। अब है क्या कि चूंकि बीसीसीआई जो है तो बहुत पहले से ही वो नेताओं के द्वारा और दुनिया भर के लोगों के द्वारा चलाया जाता रहा है। अब वो इस बात से घबरा गए हैं, उनको लगता है कि ये तो हमारी स्वायत्तता का हनन हो रहा है। तो मुकुल रोहतगी ने यही कहा था कि इससे एक बहुत गलत संदेश जा रहा है कि बीसीसीआई जो है तो स्वायत्त नहीं रह गया है, और इससे अंतर्राष्ट्रीय रूप से देश की छवि खराब हो रही है कि देश का जो खेल प्रशासन है तो वो कोर्ट चलाती है और उसके अंदर कोई स्वायत्तता नहीं है। तो इत्यादि इत्यादि प्रकार की उन्होंने बातें की थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही लिखा हुआ है कि उन्होंने जो दलील दी, उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से खेल पे मतलब कि खेल पे हस्तक्षेप किया जाएगा अदालतों के द्वारा, तो आगे चल के हो सकता है कि फिल्मों में और जो प्राइवेट बॉडीज़ यानी कि निजी कंपनियां हैं उनमें, तो हर चीज़ों के मामलों में आगे चल के अगर कोर्ट हस्तक्षेप करेगा तो ये तो उनके अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने एक 2005 के जी टेलीफिल्म्स का एक उदाहरण लिया था। तो अब इस तरीके के उदाहरण वो लोग लेते रहते हैं। तो जी टेलीफिल्म वाले में ये कहा गया था उस वर्डिक्ट में, उस निर्णय में, कि जो बीसीसीआई है तो बीसीसीआई राज्य के अंतर्गत आने वाला कोई निकाय या कोई बॉडी नहीं है। बीसीसीआई एक निजी निकाय, एक प्राइवेट बॉडी है। तो एक प्राइवेट बॉडी में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए, ऐसा मुकुल रोहतगी ने कहा। अब हालांकि देखिए कोर्ट उस पर अपनी दलील क्या देता है वो आगे चल के स्पष्ट होगा। अगली खबर ये है कि हाई कोर्ट स्टॉप्स यूपी गवर्नमेंट्स बिड टू वाइडन एससी लिस्ट, यानी कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था कि 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कर लिया था, लेकिन उसके खिलाफ एक याचिका लगा दी गई थी हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आपके द्वारा जो ये कार्य किया गया है तो निश्चित तौर पे जल्दबाजी में किया गया कार्य है और ये उचित नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, इस पर रोक लगा दी है, इस पर अभी हाल फिलहाल में प्रतिबंध लगा दिया। स्टॉल का मतलब होता है स्टे लगा देना, रोक लगा देना। तो अभी तो उनको आरक्षण नहीं मिल पाएगा, क्योंकि याचिका में यही कहा गया था कि इससे जो लोग एससी में शामिल कर लिए गए हैं तो वो एससी की सीटों से, जो एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं, तो उससे चुनाव लड़ेंगे।
तो ऐसे में हो सकता है कि वो ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर दें या हरा दें, जो कि वाकई में काफ़ी मतलब कि जो वाकई में एससी कैटेगरी के हैं, और ठीक चुनावों के पहले ऐसे निर्णय लिया जाना उचित नहीं है। तो दोस्तों अगली खबर यह है कि डोनेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट नॉट पर्सनल इन्फो, यानी कि इलेक्टोरल ट्रस्टों को दिया गया दान कोई भी निजी सूचना नहीं है। तो ये क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है दोस्तों? कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं तो पार्टियों को सीधे चंदा नहीं देते, तो वो किसी के माध्यम से चंदा दिलवाते हैं। तो उसी के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट का जन्म होता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या करता है कि व्यापारियों से चंदा को लेकर के इकट्ठा करता है और बाद में उसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को यानी राजनीतिक पार्टियों को दे देता है। अब ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कि राजनीतिक पार्टियां सीधे पार्टी को इसमें जो व्यापारी लोग होते हैं या जो धनवान लोग होते हैं वो राजनीतिक पार्टियों को सीधे चंदा नहीं देते हैं, वो इन लोगों के इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से इनको चंदा देते हैं। तो ये कहा है सीआईसी ने, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग ने ये कहा है कि इस तरीके के इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया गया किसी भी प्रकार का जो डोनेशन है, जो दान है, तो वो कोई निजी सूचना नहीं है कि उसको इलेक्टोरल ट्रस्ट साझा करने से मना कर दें। तो ये कहा है अभी सूचना आयोग ने कि सन 2003-04 से लेकर के अब जो 10 साल तक का पूरा एक डाटा है कि किस इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कहाँ से कितना पैसा इकट्ठा किया और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, उसका हमें तुरंत एक ब्यौरा पेश करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा बदमाशी कई बार यही इलेक्टोरल ट्रस्ट ही करते हैं, क्योंकि जिन लोगों से पैसा प्राप्त किया जाता है उनका ये पूरी तरीके से आंकड़ा नहीं जाहिर करते हैं, लेकिन ये पार्टियों को जब मिलता है चंदा तो उनको पता होता है कि ये जो पैसा था तो किन व्यापारियों ने या किन धनवान लोगों ने या किन उद्योगपतियों ने उनको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से उद्योगपति न तो डायरेक्टली ये बात में पकड़ में आते हैं कि उन्होंने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, और ना ही उनकी कोई जानकारी जो है तो वो सरकार तक या किसी और तक पहुंचती है सीधे तौर पे। तो यही आपको जानना चाहिए था कि इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है। अब दोस्तों ये ऐसी जो एक खबर मैंने आपको कल कंबाला के बारे में बताई थी, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो कंबाला के लिए भी एक अध्यादेश लाएंगे। तो आपको पता है कि जल्लीकट्टू के लिए एक अध्यादेश अभी लाया गया, जिसे कानून भी बना दिया गया विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके। लेकिन अभी कंबाला जो है तो कंबाला अभी भी बैन है। तो हो सकता है कि लोगों की मांग को देखते हुए भविष्य में कर्नाटक में कंबाला को भी अध्यादेश के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पे इस पेज में दो खबरें हैं, दोनों ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। पहली खबर ये है कि क्लाइमेट चेंज प्लान टू गेट न्यू मिशन, यानी कि जलवायु परिवर्तन की योजना को अब एक नया अभियान, एक नया मिशन का स्वरूप मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भारत का जलवायु परिवर्तन से निपटने का मास्टर प्लान है तो उसके कुल 8 बिंदु हैं। तो उन 8 बिंदुओं को क्या क्या नाम, वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे वो देख सकते हैं 8 के 8 बिंदु। उनका नाम है नेशनल वाटर मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। तो ये जो 8 हैं तो इनको आप 8 के 8 को पढ़ के रखिएगा, इनके बारे में कुछ कुछ जानकारी इकट्ठा करके रखिएगा। हो सकता है इन्हीं में से कोई एक चिपका दे इस बार के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में तो खासकर यही किया जाता है। तो नई खबर इसमें क्या थी कि अब जो ये 8 आयाम थे, इन 8 आयामों में 3 आयाम और जोड़े जाएंगे। तो वो 3 आयाम कौन से होंगे? वो 3 आयाम होंगे, पहला हेल्थ, दूसरा कोस्टल जोन और तीसरा वेस्ट टू एनर्जी। यानी कि पहला स्वास्थ्य के संबंध में, दूसरा होगा तटीय क्षेत्रों के संबंध में और तीसरा होगा कचरे से ऊर्जा बनाने के संदर्भ में। तो इस प्रकार जब ये 3 नए आयाम जुड़ जाएंगे तो उससे जलवायु परिवर्तन से जो निपटने का हमारा जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि खासकर जो वेस्ट टू एनर्जी लिखा हुआ है तो कचरे से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। और दिल्ली में एक प्लांट था जो कचरे से ऊर्जा बनाता था, उसको अभी बंद भी कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण उससे होता है कि कचरे से ऊर्जा तो बन रही है लेकिन वो लोगों के रहने लायक वातावरण नहीं छोड़ता फिर। तो ऐसी स्थिति में हम वो कौन सी नई तकनीकें इस्तेमाल करें जिससे कि वेस्ट टू एनर्जी तो प्राप्त हो लेकिन प्रदूषण जो है कम उत्पन्न हो, या कि फिर ऐसे क्षेत्रों में करें जहाँ पे आबादी कम है ताकि उसका असर लोगों पे ज़्यादा ना पड़े। अगली खबर ये है कि इंडिया टू रेटिफाई अमेंडेड वर्जन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल क्या था और ये अमेंडेड वर्जन क्या था, सबसे पहले तो ये जानिए। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं दोस्तों कि 1997 में जापान के शहर क्योटो में एक समझौता हुआ था और उसको कहा गया था क्योटो प्रोटोकॉल। ये समझौता दरअसल पे कार्बन उत्सर्जन को लेकर के था, यानी कि जो कार्बन एमिशन होता है उसको लेकर के था।
तो उसमें ये कहा गया था कि उस क्योटो प्रोटोकॉल में जो भी देश होंगे, तो जो भी खासकर अमीर और इंडस्ट्रियलाइज औद्योगिक देश हैं, तो वो अपने 1990 के लेवल में, यानी कि 1990 में वो जितना कार्बन उत्सर्जित करते थे उससे 5.2% कम उत्सर्जन करेंगे। और उसके लिए अवधि उनको क्या दी गई थी, 2008 से 2012 तक के बीच की। हालांकि दोस्तों ये क्योटो प्रोटोकॉल का जो पहला चरण था ये पूरी तरीके से फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका तो पूरी तरह से मुकर ही गया था। इसके अलावा जापान, कनाडा और कई सारे बड़े जो औद्योगिक देश हैं, तो उन्होंने इसमें आनाकानी की, अड़ंगे लगाए और एक तरीके से इस संधि को नहीं माना। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि बाद में इसमें कुछ संशोधन किए गए और इसको कतर की राजधानी दोहा में फिर से एक समझौता किया गया और उसे वहाँ पे कहा गया दोहा राउंड। तो जो दोहा राउंड था तो उसमें ये कहा गया कि ये 2012 से लेकर के 20 तक का एक कार्यक्रम होगा और इसमें जो है तो फिर से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ नए मानक रखे गए। तो दोस्तों इसमें जो तय किया गया था वो ये तय किया गया था कि इसको चालू करने के लिए कम से कम 144 देशों की आवश्यकता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन हुआ क्या कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ कितने लोग इसको रेटिफाई किए हैं, कितने लोग ने इस पर रुचि दिखाई है, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 75 देशों ने। अब जहां 144 की ज़रूरत है और सिर्फ 75 देश हस्ताक्षर कर रहे हैं, वो भी आप देखिए 2012 में इसको चालू होना था, ये 2017 आकर के लग गया, यानी 3 साल और बचे हैं। 2020 में तो इसकी अवधि समाप्ति हो जाएगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये 144 तक कभी पहुंचेगा, तो ये कभी भी वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं और एक तरीके से ये पूरी तरीके से अप्रासंगिक रह जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या उभर के सामने आता है, वो हो जाता है जो पेरिस में हुई थी पिछले 2015 में COP21, और जिसको 2016 में कई सारे देशों ने, जिसमें कि भारत भी शामिल है, उन्होंने रेटिफाई कर दिया है, यानी उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है कि हाँ हम इसको मानने के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि पिछले साल तो COP पे एक क्वेश्चन आ ही गया था 2016 में, 17 में भी एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है COP पे। अब हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि जब इससे कुछ होना नहीं है कि 75 लोग हैं, 144 चाहिए, तो भारत ने अगर इसमें हस्ताक्षर कर भी दिए हैं और अभी जाकर के 12 में करना था, 17 में आके किए हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये एक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास है उन बड़े देशों पर, अमेरिका पर, और जो कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, ये जो कई बार नहीं मानते हैं कि ये संधियाँ जो हैं इनको कई बार नहीं मानते हैं अगर, तो ये प्रयास होता है कि भाई देखो जब हम इस पे हस्ताक्षर करने को तैयार हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं। अगली खबर है ये दोस्तों कि इम्प्रूव्ड पिनाका रॉकेट टेस्ट फायर्ड, यानी कि परिशोधित किया गया, सुधार किया गया पिनाका रॉकेट जो था उसका परीक्षण किया गया। तो दोस्तों पिनाका जो था तो ये एक पुराना रॉकेट था, लेकिन पुराने पिनाका और नए पिनाका में क्या फ़र्क है कि पहला जो था वो अनगाइडेड था और ये जो है ये गाइडेड है। तो अनगाइडेड यानी अनिर्देशित और गाइडेड यानी निर्देशित मिसाइल में क्या अंतर होता है? तो है क्या कि अनगाइडेड वो होता है दोस्तों कि जब एक बार वो निकल गया तोप से या लॉन्चिंग से एक बार वो बाहर निकल गया, तो मतलब वो अपना अगर रास्ता भटकता है तो फिर उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, फिर तो उधर उधर ही जाएगा जिधर वो रास्ता भटक के जा रहा है। लेकिन जो गाइडेड मिसाइल होती हैं तो ये हवा में भी इनका रास्ता बदला जा सकता है। तो जो गाइडेड रॉकेट हो या गाइडेड मिसाइल हो, तो हवा में भी क्या होता है कि संचार कम्युनिकेशन के द्वारा इनको क्या, इनके अंदर कुछ लगे होते हैं ट्रांसमीटर्स, जिनके माध्यम से इनको नियंत्रित किया जाता है। तो जब ये हवा में भी होते हैं और ये अगर अपनी दिशा भटक के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इनको नियंत्रित करके इनकी दिशा को फिर से सही दिशा में ला करके इनको अपने लक्ष्य पर साधा जाता है। तो यही है कि जो पुरानी पिनाका थी तो अनगाइडेड थी, नई पिनाका जो है तो गाइडेड है, यानी कि अब ये अपने किसी भी लक्ष्य को बिल्कुल सटीकता से भेद पाएगी। अगली खबर ये है दोस्तों कि 69% ऑफ पॉलिटिकल फंड्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज, यानी कि 69% राजनीतिक पार्टियों के 69% जो फंड होते हैं वो अज्ञात स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर आप 20,000 रुपये से कम किसी पार्टी को देते हैं चंदा, तो पार्टियों को ये बताने की ज़रूरत ही नहीं होती कि किसने उनको चंदा दिया। वो सिर्फ ये बताते हैं कि एक आदमी आया था उसने चंदा दिया, उसकी कोई उनसे डिमांड नहीं कर सकता, मांग नहीं कर सकता कि RTI लगाता हूँ आप बताओ किसने दिया। कोई इसमें RTI नहीं लगती है, उसको RTI के दायरे से बाहर रखा गया है। अब है क्या समस्या कि दोस्तों की कई सारी पार्टियां ऐसी हैं
कि जो अपना 90-95 जो चंदा है लेती किससे हैं, उद्योगपतियों से या कि व्यापारियों से या कि खनन माफियाओं से, किसी से भी लेती रहती हैं, बदमाशों से भी लेती रहती हैं कई बार, और उनको दिखा देती हैं कि ये हमको मिला है उन लोगों से जिन्होंने हमको 10,000 रुपये, 15,000 रुपये यानी 20,000 से कम की राशि में दिया था। तो देखिए दोस्तों कि अब जो चंदा है तो तकरीबन 70% यानी 69% जो है तो ये फर्जी तरीके से आ रहा है। हम जानते हैं कि आम आदमी इस तरीके से चंदा नहीं दे रहा है, वो कहीं और से उनको प्राप्त हो रहा है, लेकिन चूंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको उजागर नहीं करना चाहती है, वो सभी चाहते हैं कि वो जो ब्लैक मनी इस्तेमाल करते हैं अपने चंदों में, तो उसको किसी भी तरीके से आँच ना आने पाए और वो वैसे का वैसा बना रहे। दोस्तों, चुनाव सुधार तब तक नहीं होगा जब तक कि राजनीतिक पार्टियों का जो चंदा है वो पूरी तरीके से पारदर्शी ना हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर ये है कि द वॉइस ऑफ मोदीज फॉरेन पॉलिसी, यानी कि मोदी की विदेश नीति की आवाज़। तो एस जयशंकर जी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वो 28 जनवरी 2017 की बजाय 2018 में रिटायर होंगे, नहीं तो वो अभी 28 तारीख को रिटायर होने वाले थे। अब है क्या कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं और चुनौतियां हैं। तो आपको पता होगा कि भारत के जो मुख्य संबंध अमेरिका से हैं तो उसको जयशंकर जी काफ़ी हद तक नियंत्रित किए हुए थे। अभी तक तो बराक ओबामा थे, लेकिन अब बदल करके कौन आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां बिल्कुल उससे उलट हैं जो बराक ओबामा की नीतियां थी। तो वो उनके साथ कैसे एक तालमेल बैठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ट्रंप का प्रशासन डोनाल्ड ट्रंप के मतलब ओबामा के प्रशासन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो ट्रंप के प्रशासन में जो नए लोग होंगे तो उनके साथ इनका कैसा तारतम्य रहता है, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे उनके कई सारे अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियाँ गिनाई गई कि किस तरीके से उन्होंने लेमुआ का समझौता करवाया, और उसके अलावा जो 15 अरब डॉलर की डिफेंस परचेज़ यानी कि रक्षा उपकरणों की ख़रीद थी, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की। तब जा कर के यूएस कांग्रेस ने उस पर अपनी सहमति दी। यानी कि उनकी नीतियों की वजह से, उनके जो प्रयास थे, वो जो लॉबिंग करते थे, उस वजह से कई बार भारत को बहुत ज़्यादा लाभ हुए। लेकिन वही है कि अब जो समय है वो बदल रहा है, और उस समय बदलते समय में उन्होंने कहा है कि भारत नहीं चाहता है कि अमेरिका इस समय विश्व में जिस स्थिति पर है तो वहाँ से वापस लौटे। यानी कि आपको पता होगा कि जो ग्लोबल पुलिसिंग यानी वैश्विक पुलिसिंग का कार्य अमेरिका करती है, अर्थात कहीं पर भी अगर झगड़ा हुआ, लफड़ा हुआ, कुछ भी हुआ तो अमेरिका तुरंत वहाँ पे पहुँचता है। और साथ ही साथ जो दुनिया भर में आर्थिक रूप से कमज़ोर देश या आर्थिक रूप से विफल होने वाले देश होते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ मदद करके अमेरिका उनको थोड़ा बहुत स्थिर करने की कोशिश करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाएं सब। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होगा, क्योंकि अब ग्लोबल पुलिसिंग का दौर तो शुरू हो चुका है। अब ये ऐसा होता है कि जब किसी भी स्थान से एक राजनीतिक सत्ता हटती है तो उसका स्थान कोई दूसरी राजनीतिक सत्ता लेती ही लेती है। पॉलिटिकल वैक्यूम में राजनीतिक शून्यता जैसी कोई चीज़ कभी नहीं होती। तो ये बात पक्की है कि चूंकि जो विश्व है तो वैश्विक राजनीति की तरफ बहुत पहले चल चुका था, जिसकी अभी तक अगुवाई अमेरिका कर रहा था। और अगर अमेरिका पीछे हटता है तो जाहिर तौर पे कोई ना कोई वैश्विक पुलिसिंग करने के लिए और दुनिया में इस तरीके का एक आर्थिक रूप से एक सशक्त महाज कायम करने के लिए कोई दूसरा देश आगे बढ़ेगा। तो वो कौन होगा, वो चीन होगा। तो अगर चीन इस तरीके से आगे बढ़ जाता है तो उसके पास रणनीतिक और आर्थिक रूप से इतनी ज़्यादा ताकतें आ जाएंगी कि ना सिर्फ वो अमेरिका को पीछे धकेलेगा, हो सकता है भविष्य में भारत के लिए भी समस्याएं खड़ी करे। तो इसीलिए उनका कहना है कि हम ये कोशिश करेंगे कि ट्रंप साहब को समझाएं कि वो अपनी उन नीतियों से ना हटे जो अमेरिका की पुरानी नीतियां रही हैं। अगली खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन टेल्स पार्टीज टू अपहोल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। यानी कि निर्वाचन आयोग ने पार्टियों से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड करें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इज्जत करें, यानी उसको माने। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया था कि किसी भी तरीके से रिलीजन, कास्ट, रेस, कम्युनिटी और लैंग्वेज यानी कि धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय और भाषा के आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति वोट मांगता है तो इसे करप्ट प्रैक्टिस यानी कि भ्रष्ट आचरण के रूप में देखा जाएगा और तुरंत ही उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई यानी कि चुनाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन हालांकि अभी तक तो कुछ भी ऐसा देखा नहीं गया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसी FIR दायर हुई हो और उसको चुनाव से डिस्क्वालीफाई किया गया हो, किसी को नहीं किया गया है। तो दोस्तों, तब तक कोई भी चीज़, चाहे किसी का भी निर्णय हो, चाहे संसद का कोई कानून हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय हो,
वो तब तक सही तरीके से लागू नहीं हो सकता है कहीं पर भी जब तक कि उस पर ठोस कार्यवाहियाँ ना हो। तो जब ऐसे 4 से 10 लोगों पे कार्यवाहियाँ हो जाएंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूपी में धड़ाधड़ मजहब के नाम पे और जाति के नाम पे और दुनिया भर तौर तरीक़ों से वोट मांगे जा रहे हैं, क्योंकि वो तो वहाँ की पुरानी राजनीति ही रही है। लेकिन जब तक इनमें से कुछ लोगों पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो कोई नहीं सुधरेगा, ये बात आप समझ के चलिए। अगली खबर ये है कि इंडिया ऑफर 75 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फ्रॉम यूएई, यानी कि भारत को ये आशा है कि यूएई से उसे $75 बिलियन का अवसंरचना बनाने के लिए फंड प्राप्त होगा, यानी विदेशी निवेश प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस समय भारत और यूएई के संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं और भारत और यूएई के बीच काफ़ी बड़ा व्यापार भी है। यूएई बहुत बड़ा भारत का व्यापारिक सहयोगी है और वहाँ के जो युवराज हैं, तो आप फ़ोटो उनकी देख रहे हैं, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान साहब, तो वो आ कर के यहाँ भारत में इस बार मुख्य अतिथि बन रहे हैं 26 जनवरी की परेड के। तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के जो रिश्ते हैं तो काफ़ी सुधर रहे हैं। तो इस बात की जो एक आशा जाहिर की गई थी कि $75 बिलियन का एक निवेश भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना को खड़ा करने के लिए यूएई द्वारा किया जाएगा। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो समझौता था तो ये काफ़ी पहले दरअसल पे हुआ था, लेकिन यूएई का ये कहना था कि हम तो पैसा निवेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम इतनी बड़ी मात्रा में निवेश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स और रेगुलेशन यानी कि नियम व शर्तें तो बताने चाहिए ना, कि पैसा अगर हम लगाएंगे तो उसमें कितना किस जगह पे लगेगा, हमको कानूनी रूप से क्या क्या छूट दी जाएगी और इसके अलावा जो हमारे लोग आएंगे वहाँ पर उनको क्या क्या छूट दी जाएगी, क्या क्या सुविधा प्रदान की जाएगी और बाकी देशों के मुकाबले हमें किस तरीके से तरजीह दी जाएगी। तो इस तरीके की बहुत से नियम व शर्तें होती हैं और ऐसा है कि ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चल के आपकी पॉलिसी बदले तो उस वक्त फिर हमें क्या सहूलियत दी जाएगी। तो जो सारी पॉलिसीज़ होती है ना दोस्तों, वो किसी भी देश में जब कोई भी आदमी छोटा मोटा भी मतलब $1 बिलियन का भी जब कोई निवेश करने जाता है देश, तो वो सब उसको क्लियर कर लेता है पहले, ताकि ये ना हो कि बाद में फिर अगर उसका जो निवेश है मुश्किल में पड़ जाए, घाटा लगने की बहुत ज़्यादा उम्मीद उसको हो, तो फिर वो क्या करेगा वहाँ पे। वो जिस देश में निवेश हुआ है वो तो कह देंगे कि भाई हमने तो आपको बता दिया था कि घाटा हो सकता है, तो आपने तो अपनी जोखिम में लगाया था। तो यही है कि यूएई पहले इस बात से आश्वस्त होना चाहता है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन बता दो। तो हुआ क्या था, भारत ने बनाया था नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और उसके बाद हुआ क्या, ये 2015-16 के बजट में अरुण जेटली ने बनाया था। लेकिन हुआ क्या कि ये इतना लचर तरीके से इसने काम किया कि सोचिए कि एनआईआईएफ में अभी तक एक सीईओ तक नियुक्त नहीं हुआ है जिसको ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को तय करना है। तो यूएई ने कहा कि आपने खुद ही इतना लचरपन दिखाया नहीं तो अभी तक तो हम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके होते। हालांकि जो $75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है ये 10 वर्ष की आने वाली अवधि में होगा, लेकिन अगर काम शुरू हो जाता तो तकरीबन अभी तक को हो सकता है 7-8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ चुका होता। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज में आते हैं, नो डिसीजन ऑन शिफ्टिंग एम्बेसी टू जेरूसलम यूएस। तो आपको मैंने कल भी बताया था, 3-4 दिन से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी यूएस में वहाँ के जो प्रवक्ता हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने कहा है कि दूतावास को तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट करने के बारे में कोई भी निर्णय अभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब देखिए यही होती है राजनीति, एक तरफ एक नेता घोषणाएं करता रहता है और बाद में जो उसके आदमी आते हैं बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के चीज़ों को लटकाने का जो तरीका राजनेताओं का होता है, ट्रंप साहब का लगभग ऐसा शुरू हो चुका है। तो अब जैसे कि आपको पता होगा कि मोदी जी 100 दिन में काला धन वापस ला रहे थे, नहीं आया, उसके पहले कांग्रेस भी ला रही थी। तो दुनिया भर में आप कहीं जाएंगे तो लोग चुनावों के टाइम पे जो करते हैं और एकदम शुरू में आकर के जो नए नए वादे करते हैं तो वो सारे वादे पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि जो वास्तविक परिस्थितियाँ होती हैं वो अलग होती हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि अभी क्या हुआ था कि फ़िलिस्तीन के जो नेता हैं तो वो जॉर्डन जा कर के और उसके अलावा बाकी अन्य अरबी देशों में जा कर के वो इस बात के लिए इकट्ठा हो रहे हैं कि अगर अमेरिका अपनी एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूसलम लाता है तो हम अमेरिका के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो अमेरिका अचानक से ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकता ना कि इजराइल के समर्थन में जाकर सबको अपने खिलाफ़ कर ले, क्योंकि उनकी जिससे जो वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया की राजनीति है बहुत दुष्प्रभावित होगी, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी। तो इस वजह से अब उन्होंने वही एक टाल मटोल का नया रवैया अपनाया है। तो देखिए आगे चल के क्या होता है। तो यहाँ पे जो ट्रंप साहब के सामने जो कुछ चुनौतियाँ हैं तो मैंने आपको बता ही दी, क्योंकि हुआ ये है कि
सभी ने डोनाल्ड ट्रंप जी को इस बात के लिए चेताया है कि आप बहुत जल्दबाजी में आकर के इस तरीके का कोई कदम ना उठाएं कि जिससे कि पश्चिम एशिया में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। साथ ही आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि वो आगे चल के इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे, भले ही उसके लिए उनको असद का साथ ही क्यों ना देना पड़े। अब फिर से व्हाइट हाउस में इनके प्रवक्ता जो शॉन स्पाइसर साहब हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी हमने कोई डिसीज़न ही नहीं लिया है कि हम असद के साथ करेंगे या किसी और के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि असद के साथ तो करने का अभी कोई सवाल ही नहीं उठता, एकदम से रूल आउट कर दिया उन्होंने कहा कि अभी कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हम असद के साथ मिलकर के इस्लामिक स्टेट से लड़ेंगे। तो यानी कि उनका कहना है कि इस्लामिक स्टेट से लड़ेंगे तो ज़रूर, पर असद के साथ तो अभी नहीं लड़ेंगे मिलके। अब भविष्य में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। यूके गवर्नमेंट मस्ट गेट पार्लियामेंट नॉट फॉर ब्रेक्जिट, सुप्रीम कोर्ट। ये एक बहुत बड़ी खबर आई है कि यूके के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ब्रेक्जिट के लिए यूके की सरकार को, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार को संसद की इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको पता होगा, पहले आपको यूके के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको मुश्किल, ये इंग्लैंड क्या है, ये ब्रिटेन का है, यूके क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि जो इंग्लैंड है तो वो सिर्फ क्या है, एक स्वायत्त इलाका है, ठीक। ऐसे 4 स्वायत्त इलाके हैं यूके में, एक इंग्लैंड है, एक वेल्स है, एक स्कॉटलैंड है और एक उत्तरी आयरलैंड है। तो ये 4 के चारों मिल करके यूके का निर्माण करते हैं, ठीक। तो ब्रिटेन क्या है दोस्तों, कि ब्रिटेन दरअसल पे वो द्वीप है कि जिसपे इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है। जो उत्तरी आयरलैंड है, तो ब्रिटेन के पड़ोस में एक दूसरा द्वीप है आयरलैंड। तो उस आयरलैंड में 2 देश हैं, एक मतलब कि एक तो आयरलैंड है और दूसरा जो उसका उत्तरी क्षेत्र है वो उत्तरी आयरलैंड कहलाता है। तो उत्तरी आयरलैंड दरअसल पे यूके का एक हिस्सा है, यूके का एक स्वायत्त हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि अंदर एक खबर है जो इसके बिना आप नहीं समझ पाते। तो 2 उन्होंने निर्णय दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। पहला निर्णय उन्होंने ये दिया है कि भले ही जनमत संग्रह में ब्रेक्जिट का निर्णय हो गया हो, लेकिन आप अगर ईयू से बाहर आना चाहते हैं तो पहले आपको पार्लियामेंट में जाकर के उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा एक राहत देते हुए कि लेकिन आपको उसके लिए वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड की जो स्वायत्त विधानसभाएं हैं वहाँ पे जाकर के आपको अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये उन्होंने 2 बातें कही थी। तो आपको पता चल गया होगा कि अब उनको उन 3 इलाकों में, स्वायत्त इलाकों में जाकर के विधानसभाओं से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन जो संसद है, जो कि चारों स्वायत्त इलाकों की मिला करके जो पूरी यूके की संसद है, उससे उनको इजाज़त ज़रूर लेनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो है ईयू के संविधान का आर्टिकल 50 है, जो लिस्बन संधि कहलाती है, उसका आर्टिकल 50। तो उस आर्टिकल 50 के हिसाब से अगर कोई देश ईयू से अलग होना चाहता है तो उसको पहले उसकी सूचना लिखित तौर पे सभी देशों को देनी पड़ती है और उसके साथ उसे एक वक्त निर्धारित किया जाता है कि इतने समय में ही वो ईयू से बाहर हो सकता है, अचानक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों के कार्यालय जो हैं, तो वो बहुत सारे देशों कंपनियों ने अपने जो कार्यालय हैं वो इंग्लैंड, यूके में खोले हुए हैं। बहुत सारे देशों के लोग बहुत सारे कामों से यूके में रहते हैं। तो अचानक से अगर ये हो जाएगा तो बहुतों के कार्यालय बंद हो जाएंगे, नौकरियाँ छूट जाएंगी, बड़ा एक ऊहापोह की स्थिति पैदा होगी। इसलिए ये होता है कि स्मूथली, बड़े आराम से आप अगर बाहर हुए तो बड़े आराम से हों, ताकि आपके लोग फिर से ईयू से ब्रिटेन वापस चले जाएं, यूके वापस चले जाएं, और जो ईयू के बाकी देशों के लोग हैं तो वो यूके से अपने अपने देशों में आसानी से बाहर आ पाएँ। तो ये सारी जो प्रक्रिया है तो ये काफ़ी वक्त लेती है। हालांकि काफ़ी बड़ा आर्टिकल था, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया। हालांकि दोस्तों इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं ये महत्वपूर्ण क्यों हो गया है मामला, क्योंकि आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में कई सारे लोग जो थे तो वो शुरू में ब्रेक्जिट के ख़िलाफ़ थे। यानी उनका ये कहना था कि अगर हम ब्रेक्जिट करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सोचिए कि जो डेविड कैमरून उनके प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, वही उसके खिलाफ थे। यानी कि अब जो प्रधानमंत्री था तो पक्के तौर पे पार्लियामेंट में उसके पास ज़्यादा सीटें होंगी ना, उसके समर्थक ज़्यादा होंगे संसद में, तब तो वो प्रधानमंत्री बना। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रधानमंत्री ही ब्रेक्जिट के विरोध में था तो इस वक्त वहाँ की संसद में बहुत सारे, हो सकता है कि बहुमत में ऐसे सांसद बैठे हों जो कि ब्रेक्जिट के खिलाफ रहे हों, और हो सकता है कि भविष्य में जब वो पार्लियामेंट से कोई सहमति लेने की कोशिश की जाए तो हो सकता है कि वो ब्रेक्जिट के खिलाफ हो जाएं। अब हो सकता है, लेकिन आमतौर पे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब जनता ने ही कह दिया है तो अब सांसद उसके खिलाफ नहीं जाने चाहिए।
अगली खबर ये है कि पाकिस्तान टेस्ट 2200 किलोमीटर रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो पाकिस्तान ने 2200 किलोमीटर की रेंज वाली एक ज़मीन से ज़मीन मारने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। तो दोस्तों इस मिसाइल का नाम क्या है? मिसाइल का नाम है अबाबील। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि ये परमाणु हथियारों को अपने साथ ले जा सकती है और इंगेज मल्टीपल टारगेट्स, यानी कि कई सारे स्थानों पर निशाना लगाने में ये सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में क्या है दोस्तों कि भारत के लिए ज़रूर चिंता की थोड़ी सी बात होगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है वो है MIRV, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये इसके बारे में आपको जानना है, पता लगाना है, क्योंकि अगर आएगा एग्ज़ाम में तो यही आएगा। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि सेंटर डिफर्स मूव टू कट EPF एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। तो यानी कि सेंटर ने, केंद्र सरकार ने EPF में जो प्रशासनिक चार्जेस थे तो उनको कम करने को लेकर के जो एक बात चल रही थी उसको कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया है, टाल दिया है। ऐसा क्यों किया गया है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो उनके मद्देनज़र जो चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है, तो ऐसा कोई भी निर्णय लेना जो है वो ठीक नहीं है, अन्यथा मामला जो है कोर्ट में पहुँच सकता है। तो ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला तकनीकी है। तो मैं बता दूँ, यूजुअली तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जो कंपनियाँ होती हैं, तो अभी तक जो भी एम्प्लॉय की, यानी कि कर्मचारी की तनख्वाह होती थी, उसका 0.85% के बराबर उनको उनके प्रोविडेंट फंड में, यानी भविष्य निधि में जमा करना पड़ता था। किस नाम पे? एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के नाम पे। ठीक, साथ ही साथ उनकी जो तनख्वाह का 0.01% था, वो उनके EDLI यानी कि एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, एक प्रकार का इंश्योरेंस स्कीम होता था, उसमें भी जमा करना पड़ता था। इससे कंपनियां हल्ला मचाती थी कि यार हमको बताओ, इतना ज़्यादा पैसा इनके अकाउंट में, EPF अकाउंट में और इनकी EDLI में खर्चा करना पड़ता है। तो वो बार बार ये कह रही थी सरकार से कि आप इसको कम करो, आप इसको 0.85 से घटा करके 0.65 करो, और साथ ही साथ ये जो 0.01% का इंश्योरेंस चार्ज है इसको तो ख़त्म ही करो। तो ये क्या था कि अब इसको 0.01% वाले को तो ख़त्म ही करने वाले हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज 0.85% वाले थे, अब उसको वो आगे चल के 0.65% करेंगे। हालांकि कब करेंगे? जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। तो होगा क्या दोस्तों कि इससे घाटा किसको होगा? इससे कर्मचारियों को घाटा होगा, क्योंकि जहाँ तक अभी उनको 0.85% मिल रहा था, अब 0.65% मिलेगा। लेकिन फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा होगा कंपनियों को। तो है क्या कि जो EPFO है, तो उसने ये कहा है कि देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि व्यापार करने की सुविधा, सरलता को बढ़ाने के लिए हमने ऐसा किया है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तभी विदेशी कंपनियां भारत में आकर के व्यापार करना शुरू करेंगी, क्योंकि जब तक उनको विभिन्न प्रकार की छूटें नहीं प्राप्त होंगी तब तक वो भारत में नहीं आएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इसका जो सबसे ज़्यादा विरोध करेंगे आगे चल के, वो होंगे ट्रेड यूनियंस, क्योंकि जो ट्रेड यूनियंस वाले हैं उनका कहना है कि ये तो कर्मचारियों का पैसा मारा जा रहा है, उनका हक मारा जा रहा है। तो ये तो उचित नहीं है कि सरकार ने सब कर्मचारियों से पहले वादा किया, अब उनका जो है तो वो हक मार रही है। अगली खबर ये है दोस्तों कि टैक्स गाइडलाइंस टू टारगेट शेल कंपनीज नोटिफाइड, यानी कि शेल कंपनियों को टारगेट करने के लिए, चिन्हित करने के लिए एक टैक्स निर्देशिका जो है उसकी अधिसूचना जारी की गई है। अब ये पूरा मामला क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप ये जानिए कि शेल कंपनीज़ क्या होती हैं। तो शेल कंपनीज़ वो फर्जी कंपनियां होती हैं कि जिनको कई चीज़ें पेमेंट, तो भुगतान तो किया जाता है उनको पैसों का, लेकिन दरअसल पे वो भुगतान ऐसा होता है कि वो उस कंपनी को ना जाकर के किसी और के पास जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंपनियां ही दरअसल पे अस्तित्व में नहीं होती हैं, फर्जी कंपनियां होती हैं जो कि दूसरे के नामों पे खोली जाती हैं। तो ये पूरी जो होती है, जो पनामा पेपर्स लीक था, वो इनिशियल कंपनियों पर ही आधारित था। तो दोस्तों अभी जो महत्वपूर्ण नाम सामने आ रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए कि ये POEM, ये पोएम क्या है। तो इसका नाम है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक, तो अभी इसको लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये पोएम यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है क्या। तो जो टैक्स अधिनियम है, तो उसमें जो परिभाषा दी गई है, तो ये दी गई है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर किसी भी व्यापारिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की वो सारे निर्णय लिए जाएंगे जिससे कि उस पूरे बिजनेस को चलाया जाता है, जो कि उसका कंपनी का कमर्शियल बिजनेस है।
तो यानी कि सीधा सा मतलब वो है कि वो स्थान जहाँ पे उन कंपनियों के हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, जहाँ पे उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह बैठते हैं, तो उसको उन्होंने POEM कहा है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो ये सारा मामला दरअसल पे क्या है, ये उसके लिए आपको शेल कंपनीज जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो पैसा होता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि DTA यानी कि डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी, ये क्या होता है। और साथ ही साथ ये आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो पनामा पेपर लीक्स हुए थे तो वो कैसे हुए थे। अब वो अगर आपको नहीं पता है तो ये इसको पढ़ के आप बहुत ज़्यादा इसको समझ नहीं सकते हैं, तो उसको आप पहले पढ़ लीजिए, या कि हो सकता है मैं एक छोटा सा वीडियो आपको बना के दे दूँगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए, इसको आप रट लीजिए कि ये पोएम क्या है वगैरह वगैरह, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा ये कभी भी कि ये दरअसल पे किस तरीके से शेल कंपनीज़ में पैसे डाल करके लोग टैक्स की चोरी करते हैं। अगली जो खबर है तो वो ये है कि बैंक्स में कट डिपॉजिट रेट्स बाय अबाउट 125 बेसिस पॉइंट्स इन 6 मंथ्स। यानी कि यस बैंक के CEO ने ये एक आशा व्यक्त की है कि आगे चल के बैंक 1.25% तक की कमी कर सकते हैं डिपॉजिट रेट्स में, यानी कि जमा दरों में। तो इसके पीछे क्या वजह है दोस्तों कि बैंकों में बहुत सारा पैसा जमा हो गया। अब है क्या, अब जब किसी बैंक में बहुत सारा पैसा जमा हो जाएगा तो उस सारे पैसे पे उस बैंक को ग्राहकों को ब्याज भी तो देना है। तो अगर ब्याज की दरें ज़्यादा होंगी तो बैंकों को तो कहीं ज़्यादा घाटा लगने लगेगा ना, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा आ गया है कि वो लोन तो दे नहीं पा रहे हैं पूरे पैसे को। तो उनको जो मिलना चाहिए था उससे लाभ बैंकों को लोन दे करके, तो वो तो मिल नहीं पा रहा है। उल्टे जिन ग्राहकों ने पैसा जमा कर दिया अपने बचत खातों में, उनको हमको ब्याज देनी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो ब्याज दरें हैं तो पक्के तौर पे बैंक जो है अपनी गिराएंगे ही गिराएंगे। और दूसरी बात, जो MCLR का नाम है वो अक्सर आता रहता है। तो पिछले साल तो चूंकि MCLR आ चुका है 2016 में, लेकिन आप इसको पढ़ते रहिए, हो सकता है घुमा फिरा के कुछ भी ऐसा फिर से पूछ दे। अगली खबर ये है दोस्तों कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना विंस कैबिनेट नॉड, यानी कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को कैबिनेट की सहमति मिल गई है। तो दोस्तों ये इसका नाम क्या होगा, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017। ठीक, इसको कौन, इसकी नोडल एजेंसी कौन होगी, यानी इसको कार्यान्वित किसके द्वारा किया जाएगा, वो होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC। और इसमें जो 60 वर्ष या उससे ऊपर के लोग हैं तो उनको मार्केट कंडीशन यानी कि बाज़ार की उससे बाज़ार में जो अनसर्टेनिटीज़ यानी अनियमितताएं होती रहती हैं उससे परे जा कर के उनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लिए जो ब्याज दी जाती है, तो उसी को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत लाया गया है। अब एक सच्चाई बताऊं, सच्चाई ये है कि दरअसल पे पुरानी योजना है, और उस पुरानी योजना में जो मिल रही थी ब्याज वो तकरीबन 9.25 या 9.5% के आसपास थी, उसको अब कम करके 8% कर दिया गया है। तो एक तरीके से क्या है कि ये तो अन्याय किया गया उनके साथ कि उनकी जो 9.5% की ब्याज थी उसको कम करके 8% कर दिया गया, और उसको नया नाम दे करके वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना नाम से फिर से पेश कर दिया गया। तो ये एक तरीके से क्या है, तो ये सरकार ने कमी ही कर दी है। तो जो ताऊ जी लोग और दादाजी लोग हैं तो गाली दे रहे होंगे सरकार को कि योजना नहीं है, ये तो धोखा है। पर देखिए अब क्या है कि जब सरकारें निर्णय लेती रहती हैं तो अब वो तो मानने पड़ेंगे सबको। अगली खबर ये है दोस्तों कि जो प्रगति मैदान है तो उसका नवीनीकरण किया जाएगा, और इसमें आपको ये जानना है कि जो प्रगति मैदान का नवीनीकरण करेगी और उसका जो देखरेख करती है वो उस कंपनी का क्या नाम है, उसका नाम है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सरकारी कंपनी है। ठीक, ये वाणिज्य विभाग के अंतर्गत चलती है और ये एक मिनी रत्न कंपनी भी है। तो मेरी मिनी रत्न क्या होता है और महारत्न क्या होता है और नवरत्न क्या होता है, कौन कौन सी कंपनियां किस में है, तो ये लिस्ट आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखी होगी, नहीं दिखी है तो आप ज़रूर देख लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों देश में जो नोट छापते हैं तो नोट छापने वाली जो कंपनी है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी है। तो ये डायरेक्ट कभी मत कहिएगा कि रिजर्व बैंक नोट छापता है। रिजर्व बैंक नोट छपवाता है अपनी सहायक कंपनी जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों इसी के साथ आज के द हिंदू का संपूर्ण हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। पीछे वाले पेज में आपने देखा होगा बहुत बड़ा सा एक प्रचार आया हुआ है जिसमें वही जायद बिन नाहयान साहब ने कुछ अपीलें की हुई हैं। तो उस प्रचार से हमको कोई लेना देना नहीं है, और कल 26 जनवरी है, लेकिन फिर भी मैं ट्रांसलेशन ज़रूर भेजूँगा। और आज रात को यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, तो दोस्तों आप लोग बच के रहिएगा, हो सकता है ठंड रात को बढ़ जाए।
तो दोस्तों अब कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय